स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए जो कि क्लास 10th में इस बार पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए एक भौतिक विज्ञान का बहुत ही वायरल मॉडल पेपर जो कि 2000 बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो यूपी बोर्ड परीक्षा होती है उसके जो पिछले वर्षों के प्रश्न होते हैं उनको करना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न होते हैं वह नेक्स्ट यूपी बोर्ड आने में क्या होता है, नेक्स्ट जो यूपी बोर्ड होता है उस पेपर में आने में क्या होता है कि उन क्वेश्चन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये जो मैं प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ यह यूपी बोर्ड 2023 का है। ठीक है, इस प्रकार यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में यूपी बोर्ड 2023 के जो प्रश्न है वह आने के बहुत ही चांसेस है, इसलिए मैं यह प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो मैं बता दूं हम लोग का लेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग की यह लाइन गई होती है। ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु हमारा होता है प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ से जब प्रकाश जाती है तो प्रकाश में कोई विचलन नहीं होता है और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन मिला लेंगे। तो पहला है हम लोग का फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र, सी हमारा प्रकाशीय केंद्र, विपरीत में से कोई नहीं। तो हम लोग का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है कि प्रकाश किरणें जब यहाँ से गुजरती हैं तो इसमें कोई भी विचलन नहीं होता है प्रकाश में। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन का मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। पहला है 60 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है और 0 डिग्री और हम लोग का चौथा है तो 120 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं हम लोग का यह अवतल दर्पण होता है कुछ इस तरीके का। ठीक, इस तरीके का हमारा अवतल दर्पण होता है और यहाँ से यह हमारा अक्ष होता है। ठीक है, अक्ष होता है कुछ इस तरीके का। और तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि कर्वेचर होता है यानी कि सी, और यहाँ पर हम लोग क्या होता है फोकस दूरी। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि प्रकाश किरणें जो है यहाँ से जा रही हैं। ठीक, और जब यहाँ से जाएंगे प्रकाश किरणें तो ये जाएंगी तो सही, परंतु वापस भी इसी तरह से आएंगी। ठीक, कोई विचलन नहीं होगा, जाएंगी भी इसी रास्ते से, आएंगी भी इसी रास्ते से। इस प्रकार जो हम लोग का कोण बनेगा वह 0 डिग्री। ठीक, कोई कोण नहीं बनेगा, यानी कि जो कोण का मान होगा हम लोग का वो क्या होगा, 0 डिग्री। इस प्रकार जो हम लोग का थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। ठीक, क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन। देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी होगी, बताना है हम लोगों को। तो पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, या फिर 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होगी, या फिर 100 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर के बीच होगी, या फिर 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होगी। ठीक, तो मैं बता दूं जो मनुष्य स्वस्थ मनुष्य की जो देखने की क्षमता होती है वह न्यूनतम जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, वो अधिकतम क्षमता क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन होगा वह 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि विभवांतर को क्या करना है, हम लोग को स्थिर करना है। ठीक है, विभवांतर प्रभावित नहीं करना है, और जो इसमें प्रतिरोध है उनको 3 गुना बना देना है। ठीक है, यानी कि 3R कर देना है प्रतिरोध को। तो हम लोग को जब पूछा है जब 3R हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि 3 गुना प्रतिरोध हो जाएगा वो परिपथ में, तो उस समय धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब परिपथ में इस प्रकार जब प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएंगे तो धारा को प्रवाहित होने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, यानी कि धारा अच्छे से नहीं बह पाएगी। इस प्रकार जो धारा होगी हमारी हमारा जो प्रतिरोध है 3 गुना बड़ा है तो हमारा धारा होगा 3 गुना घट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, 1/3 हो जाएगा कौन हम लोग का धारा। ठीक, डी ऑप्शन जो है हम लोग का क्या होगा, 1/3, यानी कि 1/3 जो होगा हम लोग का, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का खपत होगा। ठीक, तो इसको आप फार्मूले से मतलब सॉल्व करके जब देखेंगे तो आप लोग का 600 वाट घंटा आना चाहिए आंसर, तो आपका राइट होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का सही हो जाएगा। देख लेते हैं ना 6 नंबर का क्वेश्चन। इसने पूछा है किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी है कितनी है, -25 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी दी हुई है, संभवतः वह दर्पण एवं लेंस होगा। तो हम लोग को दर्पण और लेंस दोनों बताना है। ठीक, तो बता दूं हम लोग की जो ये लेंस होता है अवतल, इसमें फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, यानी कि अवतल में, उत्तल में तो हम लोग का क्या होता है कि धनात्मक, अवतल में क्या होगा, अवतल में हम लोग को जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। और दर्पण भी जो होता है हम लोग का उसमें भी फोकस दूरी क्या होती है,
अवतल दर्पण में हम लोग को जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। इस प्रकार जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों अवतल फोकस दूरी लेंस और दर्पण दोनों में क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि यहाँ पर ऋणात्मक दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन जो हम लोग का सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सीधे के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो V बराबर आई इंटू आर का यूज़ करेंगे। ठीक, और यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, ओम मतलब प्रतिरोध का मान दे ही दिया है, तो अलग अलग निकालेंगे सबका। 2 ओम का प्रतिरोध अलग निकालेंगे, यानी कि V बराबर आई इंटू आर में एक बार 2 रखेंगे प्रतिरोध का मान, एक बार 4 रखेंगे, फिर एक बार 6 रखेंगे, और आई का मान हमेशा सेम ही रहेगा, 2 ही रहेगा। इस प्रकार आपको विभवांतर प्रत्येक तीनों के लिए मिल जाएगा। तो जो मिलेगा हम लोग का वह ए ऑप्शन, यानी कि 4, 8 और 12 मिलेगा। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन जो हम लोग का सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आते हैं अपने उपखंड ख में, यानी कि इसमें केमिस्ट्री आ जाएगा हम लोग का। केमिस्ट्री का भाग से क्वेश्चन आएगा, तो देखते हैं केमिस्ट्री के भाग से पहला क्वेश्चन है, और पूरे ही मॉडल पेपर के भाग से 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग का है जेड, यानी कि हम लोग का समीकरण यानी कि रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें, उस अभिक्रिया का नाम। तो इसमें दिया है जेडीएन प्लस H2SO4, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके बना रहे हैं ZnSO4 प्लस H2O, और H2O गैस हम लोग क्या हो रही है कि निष्कासित हो रही है, गैस हवा के रूप में करके निकल रही है। तो इसको हम लोग को बताना है कौन सी अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया, या फिर वियोजन अभिक्रिया, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर Zn प्लस H2SO4, ठीक, यहाँ पर जो हम लोग का Zn है वो H2 को हटाकर यहाँ पर Zn को विस्थापित कर दे रहा है, और H2 की जगह पर Zn आ जा रहा है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर Zn जो है H2 को विस्थापित कर दे रहा है, और H2 की जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। इस प्रकार यह कौन सी अभिक्रिया होगी, तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, Zn क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर दे रहा है। इस प्रकार हम लोग का बी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा, यानी कि यह अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है। देख लेते हैं अपना 9 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें पूछा हुआ है Na2CO3 का प्रचलित नाम है। इसको आप लोग जरूर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल पूछा जाता है एकदम। मैंने एनालिसिस किया था पिछले वर्षों का भी, तो यह क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। इस प्रकार इसको अपने कॉपी में क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। ठीक, तो इसमें पूछा है Na2CO3 का प्रचलित नाम। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर है, मतलब वीरेंद्र चूड़, या फिर बेकिंग पाउडर है, या फिर धावन सोडा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वह राइट होगा। क्या है, Na2CO3 का जो प्रचलित नाम होगा वह धावन सोडा। यह किसका सूत्र है, तो धावन सोडा का यह सूत्र है। इसको आप लोग जरूर से याद रखेंगे। Na2CO3 किसका सूत्र है, तो धावन सोडा का सूत्र है। ठीक, देख लेते हैं अपना 10th नंबर का क्वेश्चन। तो 10th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से क्षार धातुएं हैं। हम लोग को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी धातुएं हैं क्षार है। तो पहला ऑप्शन है Na है, या फिर Fe है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर Au है, यानी कि गोल्ड है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं आवर्त सारणी में जो तत्व एकदम बाएं तरफ उपस्थित होते हैं, आवर्त सारणी हमारी कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक, इसमें जो तत्व हैं हमारे हैं इस प्रकार उपस्थित होते हैं। ठीक, और यहाँ ये हमारा बायां हिस्सा है, ये हमारा दायां हिस्सा है, ये मध्य का हिस्सा है। इस प्रकार जो बाएं और ऊपर से होते हैं तत्व वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और जो दाएं और ऊपर से होते हैं तत्व वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इस प्रकार इधर के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। ठीक, इस प्रकार जो हम लोग का ए ऑप्शन होगा वह क्या होगा, सही होगा, यानी कि Na जो होता है हमारा पहले वर्ग में उपस्थित होता है तथा सबसे बाएं और स्थित होता है यह, तो ये क्या होगा, सबसे अधिक क्षार होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो हम लोग का सही हो जाएगा। Na जो होता है क्षार धातु होता है। देख लेते हैं अपना 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्षार धातुएं हैं, उसमें केवल एक ऑप्शन दिया था। इसमें हम लोग को पूरा युग्म बताना है कि कौन सा युग्म क्षार युग्म है। ठीक, तो पहला है बेरिलियम मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम क्षार है, या फिर लिथियम और सोडियम या फिर पोटेशियम, या फिर बेरियम और बोरॉन, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर गैलियम, या फिर कॉपर, या फिर गोल्ड सिल्वर। ठीक, तो हम लोग का जो थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि जो मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को ऊपर कि जो आवर्त सारणी में सबसे बाएं और स्थित होते हैं वो अधिक क्षार होते हैं। यानी कि इस क्रम में हम लोग देखा जाए LINA के इस तरह वह पहले, यह सब क्या है, पहले वर्ग के तत्व हैं, यानी कि सबसे बाएं और स्थित हैं, यानी कि यह सभी तत्व क्या होंगे, सबसे अधिक क्षार होंगे। ठीक, इस प्रकार जो हम लोग का बी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। LINA के यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम सबसे अधिक क्षार धातुएं होती हैं। आप लोग इसको जरूर से अपने माइंड में बैठा लेंगे।
देख लेते हैं अपना 13वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से। इसने पूछा है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, तो आप लोग जरूर से याद कर लेंगे। तो मैं पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। तो Cn पहला ऑप्शन दिया है CnH2n, या फिर CnH2n+2, या फिर CnH2n-2, या फिर Cn+2, या फिर H2n। तो इसमें हम लोग का जो थर्ड ऑप्शन होगा वह क्या होगा, सही होगा। हम लोग का जो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2। ठीक, हम लोग का थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब उपखंड ग की ओर हम लोग आ गए हैं। उपखंड ग में क्या दिया जाएगा आपको, आप लोग को बायो से संबंधित क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, उपखंड अ में फिजिक्स, उपखंड बी में केमिस्ट्री, और उपखंड ग में क्या होगा कि बायो देगा। ठीक, तो देख लेते हैं अपना बायो का पहला क्वेश्चन और पूरे मॉडल पेपर का 14वां क्वेश्चन। तो पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो हम लोग को बताना है जाइलम से होता है, या फिर फ्लोएम से होता है, या फिर रंध्रों द्वारा होता है, या फिर कैम्बियम द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखने का क्या ट्रिक लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पर जल, पौधों में जल किसके द्वारा अवशोषित होगा, तो जाइलम। जो यानी कि जल आएगा तो जाइलम, और दूसरा कुछ आएगा तो फ्लोएम आप मार सकते हैं। मतलब वैसे टेम्पररी में आप देख सकते हैं जल का परिवहन कौन कराएगा, तो जाइलम कराएगा पौधों में। तो देख लेते हैं अपना 15 नंबर का क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, हमको बताना है सामान्य मनुष्य में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का जो मान होता है वो कितना होता है। तो पहला दिया है 140/90, या फिर 140/100, 100, या फिर 120/80, या फिर 150/85। तो ये लोग आप जरूर से याद रखेंगे। सामान्य मनुष्य में बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर का जो मान होता है वह 120/80 होता है। ठीक, अब देख लेते हैं अपना 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसमें पहला दिया है चमगादड़ व पक्षियों के पंख, या फिर पक्षियों व कीटों के पंख, या फिर पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद, यानी कि हम लोग का हाथ। ठीक, अग्रपाद मतलब हाथ, कीटों व चमगादड़ों के पंख। तो जो हम लोग का बी ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा, क्योंकि जो पक्षियों के पंख और मनुष्य के जो हाथ होते हैं वह काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक, इस प्रकार जो बी ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व जोरीदार बीजों के लक्षण है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के करने से पहले मैं बता दूं, जो पौधों में प्रदर्शित करते हैं हमारे सब कैपिटल टी, हम लोग को किसको प्रदर्शित करेगा, तो लंबे पौधों को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और झुर्रीदारों को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हम लोग का बनेगा वह डबल टी, मतलब डबल टी कैपिटल वाला और स्मॉल आर बनेगा दोनों, क्योंकि यह डबल टी किसको, लंबे व तने को, और जो डबल आर है स्मॉल वाला वह झुर्रीदार को प्रदर्शित करता है। ठीक, इस प्रकार हम लोग ऑप्शन भी लाएंगे। तो ए क्या होगा हम लोग का, टी यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल आर, यानी कि यह क्या है, लंबा है, तना है, परंतु क्या है, झुर्रीदार नहीं है। ठीक, इस प्रकार यह गलत हो जाएगा। ये हमारा स्मॉल टी और कैपिटल आर, यानी कि यह लंबा भी नहीं है क्योंकि स्मॉल टी है। इस प्रकार जो सी ऑप्शन है हम लोग का वह है कैपिटल टी और स्मॉल आर, यानी कि यह लंबा है और क्या है, झुर्रीदार है। इस प्रकार हम लोग का जो सी ऑप्शन होगा वह क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, कैपिटल टी एंड स्मॉल आर। ठीक, तो देख लेते हैं अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो हम लोग को बताना है कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन इन चारों ऑप्शन में से किस में होता है। तो पहला है अमीबा में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर ब्रायोफिलम में होता है, यानी कि अजूबा में, या फिर आलू में होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग का अमीबा होता है उसमें जो हमारा अलैंगिक जनन होता है वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार अब देख लेते हैं अपना 19वां नंबर का क्वेश्चन। तो 19वां नंबर क्वेश्चन हमका पूछ रहा है स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसके ऑप्शन में थोड़ा मतभेद है, आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, वैसे तो इसका ऑप्शन कोई कंफर्म नहीं मालूम है। आप लोग अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका कमेंट करेंगे ज़रूर से। ठीक, देख लेते हैं अपना 20 नंबर का क्वेश्चन। तो जठर ग्रंथि उपस्थित होती है, तो हम लोग बताना है हमारे मनुष्यों में जठर जो ग्रंथि होती है वह कहाँ स्थित होती है, या फिर छोटी आंत में होती है स्थित, या फिर अमाशय में स्थित होती है, या फिर अग्नाशय में, या फिर बड़ी आंत में। तो आप सभी को यह मालूम होगा कि जो हमारी जठर ग्रंथि होती है वह मनुष्य के अमाशय में स्थित होती है। ठीक है, इस प्रकार जो हम लोग का अमाशय यानी कि बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वह राइट हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार मैंने आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का जो मॉडल पेपर था वो मैंने कंप्लीट करा दिया, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। और यह 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठकर उसको नोट करते हुए चलेंगे और पूरे आंसर को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन और मॉडल पेपर काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर इस वीडियो को आपको देखकर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना जरूर से, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।